तमाम रुकावटें तोड़ कर आएँ। जहाँ जहाँ पर पुलिस या कोई भी क़ुव्वत रास्ते में आती है, उनकी क़ुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें। और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। सब कल जो है वो मुल्तान का रुख करेंगे। इमरान खान जो 3 सालों से कह रहा है ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह ताला आप हम इसे आप मुझे गिरफ्तार मेरा बता देना। वो रास्ते में लगा हुआ हर कंटेनर है, रास्ते में जो जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जितने भी नाके लगे हुए हैं, वो सब इनके खौफ के अक्कास हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये जलसा अब चाहे स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम से बाहर हो या मुल्तान की किसी भी सड़क पे हो, इंशाअल्लाह ताला जलसा तो ज़रूर होगा। हमें कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था कि जी हम कि इसराइल को हम रिकग्नाइज करें। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है, कायद आज़म की 1948 में स्टेटमेंट दी हुई थी कि जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते, और उसी पे पाकिस्तान खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे जो पाकिस्तान और इसराइल के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर कुछ दबाव महसूस हो रहा है, इसके ऊपर बातें हो रही हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है इसमें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपना जलसा किया मुल्तान में, और यकीनी तौर पे जो गुज़िश्ता जलसे हमने देखे बड़े तादाद में उसमें लोग आए, इसमें भी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मरकज़ी कायदीन जो थे वो भी शरीक रहे, उन्होंने ख़िताब भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस जलसे का एहतमाम किया था और जलसे की एक ख़ास बात ये थी कि पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो साहबजादी हैं आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, वो इसमें शरीक हुई, उन्होंने इससे ख़िताब भी किया। इसको पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अहम मूव करार दिया जा रहा है और सियासत में आसफ़ा भुट्टो साहिबा की जो एंट्री है, बाकायदा तौर पे एंट्री है, उसको ये तसव्वुर किया जा रहा है। बहरहाल जलसे से कबल हमने देखा हुकूमत जो गुज़िश्ता जलसे थे जब PDM के, उसमें बड़ी तादाद में जो हुकूमती वज़रा हैं, शख्सियात हैं, वो बयानात जारी करते थे और PDM के ऊपर तनकीद भी करते थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि अमली तौर पर रुकावटें भी खड़ी की गई, PDM के कारकुनान को गिरफ़्तार भी किया गया, जलसागाह के दरवाज़े बंद भी किए गए और मुकदमात भी कायम किए गए। ख़ुद जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके 4 बेटों के ऊपर मुकदमात कायम किए गए। बहरहाल आज जलसा हुआ, अगरचे वो अपने मुकाम पर तो ना हुआ, लेकिन फिर भी तमाम क़यादत वहाँ पर पहुँची और उन्होंने जलसा भरपूर अंदाज से किया। PDM के जो कारकुनान थे उन्होंने इसमें शिरकत भी की। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में ख़ास तौर पर कि क्या बात है हमें नज़र जो बज़ाहिर हिकमत अमली तब्दील होती हुई नज़र आ रही है हुकूमत की, और जो रुकावटें जो हमने देखा इस बार हुकूमत की जानिब से डाली गई। अगर इससे पहले जो जितने जलसे थे तब हमने
ये देखा कि हुकूमती शख्सियात जो थीं वो बड़े पैमाने पर बयानात भी जारी करती थी, तनकीद करती थी खासी, लेकिन इस बार जो है आज के जलसे से इससे पहले एक बाकायदा माहौल बनता हुआ नज़र आया। 30 तारीख को जलसा था, लेकिन तकरीबन 25 या 26 तारीख से ही हुकूमती जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू हो गई, ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि जनूबी पंजाब के जो मुख्तलिफ़ अजला हैं, मुख्तलिफ़ शहर हैं, वहाँ से अपोजिशन कारकुनान की जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो होती हुई दिखाई दी। तो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में सैयद मुश्तबा साहब भी हमारे साथ होंगे, मीर इकराम हुसैन साहब भी होंगे, हमारे पैनल का बाकायदा हिस्सा होते हैं। इस सारी जो सूरत हाल है इसके ऊपर इनसे गुफ्तगू करेंगे। मीर इकराम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शरीक गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा, ये जो हम हुकूमत की हिकमत अमली तब्दील होती हुई बज़ाहिर महसूस हो रही है, तो क्या ये बाकायदा प्लानिंग के तहत है या क्या एकदम से हुकूमत को ज़रूरत पेश आई कि वो बयानात से हटकर अब अमली तौर पर जो रुकावटें हैं और बड़ी तादाद में ख़ास तौर पर जो गिरफ़्तारियाँ और मुकदमात के हवाले से, तो क्यों हुकूमत अपनी हिकमत अमली तब्दील करती हुई नज़र आ रही है? मीर इकराम हुसैन साहब गालिबन अभी हमें ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, तो मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करेंगे। और जो सैयद मुश्तबा साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको भी शरीक करेंगे। मीर इकराम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो सारी सूरत हाल है इसमें क्यों हुकूमत की पॉलिसी और हिकमत अमली तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है? ख़ास तौर पे ये जो भी रिसेंट जलसा हुआ, इससे पहले गिरफ्तारियां हुई और हुकूमत ने अमली तौर पे भी रुकावटें खड़ी की। बहुत शुक्रिया। जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तानी सियासत की तरफ अगर नजर डालें ओवरऑल, और ये फिर जलसों का जो एक दौर का आगाज हो चुका है, पीडीएम का जलसा मुल्तान का खास तौर पे जो इस वक्त जेर बहस है, इसमें काफी सारी चीजें, हुकूमत की बौखलाहट अपनी जगह, हुकूमत थोड़ी बौखलाई भी नहीं, काफी बौखला चुकी है, लेकिन जो खास बात देखने में आई इस जलसे में वो जाहिर है कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया बिलावल भुट्टो जरदारी का, और उसके बाद ये जो भी सूरत हाल बनी। लेकिन हुकूमत का जो पहले कंटेनर्स को रखना फिर उसका हटाना, तो ये सबकी तनकीद इस पर है। लेकिन अगर सीधी लफ्जों में बात की जाए तो वो ये है कि अब हुकूमत जो है ना उस बात को समझ चुकी है कि अपोजिशन अब मुकम्मल अपने जोर से जो है वो सामने आ रही है। अब उसको हुकूमत को अब अपना मुकाबला करना पड़ेगा। कामयाब जलसा हुआ मुल्तान का, जिसमें सबसे बड़ी कामयाबी तो आसपा की जो सबसे छोटी बेटी आसिफ जरदारी साहब और मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा की उनकी तकरीर, और उन्होंने इस दफा बड़े जोश और वलवले के साथ नुमाइंदगी की पीपल्स पार्टी की, और कहा जाता है कि मुल्तान का जलसा बड़ा कामयाब रहा। तो हुकूमत एक बौखलाहट में है, सीधे लफ्जों में बताऊं, उसको अब क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, कैसे इस मामले को हल करना चाहिए, ये तो अब हुकूमत सोचे, सिर जोड़ के बैठे कि क्या करना चाहिए, कि इस तरह से जो उनके मुतालबात हैं या क्या है, हुकूमत उसको किस तरह मामला को हल करती है। अच्छा मीर साहब हमने देखा, जैसे आपने बयान भी किया कि हुकूमत मुकाबला करने के सोच भी रही है और वो अब सीरियस ले रही है अपोजिशन को, लेकिन हम अभी जो रिसेंट एपिसोड इसमें तो हमने देखा कि अगरचे हुकूमत ने भरपूर अंदाज से पहले तैयारी की रोकने की और कंटेनर्स लगाए भी गए, लेकिन फिर क्या वजह हुई कि चूँकि जब रियासत चाहे अगर किसी सरगर्मी को रोकने की सीरियस तौर पर, तो वो यकीनी तौर पे उसमें कामयाबी होती है। माजी में हम देखते रहे हैं, अगरचे तशद्दुद होता है फिर, और जो कि किसी तौर पर भी किसी फ्रीक के लिए भी हम नहीं कह सकते कि वो उसके हक़ में जाता है, लेकिन बहरहाल हुकूमत की ये गूमगू की पॉलिसी तो हुकूमत को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी कि वो चाहते भी हैं जलसों को रोकना, उसके बारे में बयानात तो वो पहले भी जारी करते रहे और कुछ अमली इक़दाम करते हैं, लेकिन वो बेदिली से करते हैं या पूरी तरह से नहीं, जिसकी वजह से इस तमाम सिनेरियो में विनर तो फिर अपोजिशन रही। अपोजिशन की सूरत हाल इस वक्त तक बहुत एक्टिव है। अपोजिशन पंजाब में एक्टिव है, सिंध में एक्टिव है, सूबा सरहद में, हर जगह अपोजिशन। और फिर ये जो इनका अब इतना बड़ा एक ग्रुप्स की सूरत में सारी अपोजिशन पार्टीज जो है एक साथ एक्टिव हैं। अब
उसमें जो इनका खास तौर पे जो जलसों का और ये जो अपोजिशन ने अब शुरू कर दिया है धरनों का सिलसिला, इसमें गवर्नमेंट ओवरऑल तो बखलाहट में जैसे मैंने कहा कर रही है अपनी हिकमत अमली, लेकिन परमिशन का भी इसमें ना सिर्फ कंटेनर, आपको पता है उनके यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को, अली गिलानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था जी। और एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल परमिशन नहीं दी। उसके बावजूद मुल्तान में इतना बड़ा जलसा हुआ, सारे कायदीन वहां पहुंचे, सारे कायदीन ने वहां पर एक अपनी पावर शो की। अब हुकूमत की जो सूरत हाल है अहमद शाहीन साहब, उसमें बहुत मुश्किल में, सीधे लफ्जों में हुकूमत को अब देखना पड़ेगा कि अब वो बैठे इनके साथ कोई मामला तय करे, या इसी तरह शहरों के शहर फिर वही जल्द से जुलूस और निकलेंगे। अब या ये गिरफ्तारियां करें, क्या करें? इस सूरत हाल को हुकूमत अगर ये समझ रही है कि वो डंडे के जोर पे डील कर लेगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने फिर वो जिला सतह पर धरने देने की बात शुरू कर दी है। तो अवामी ताकत से तो आई थिंक इस तरह नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि ये वेदर भी बड़ा सूट करता है आजकल ये धरनों को और जुलूसों को। पाकिस्तानी हिसाब से कोरोना का एक खौफ है जिसको हुकूमत बारहा उसकी जो है वो कह रही है कि ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, और ये इसमें हकीकत भी है, इसमें कोई शक नहीं, काफी हद तक हकीकत भी है कि गैदरिंग में ये मामला खराब हो सकते हैं। लेकिन जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, उसका जोश ठंडा नहीं हो रहा है, वो अपना बदस्तूर उसी जोश में आगे बढ़ रही है, और हुकूमत जो है वो अपनी जगह पे वही पुरानी एक रविश है कि सारे चोर हैं। अब देखिए, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कोताहियां पिछले माजी में 20-30 साल में जब भी इनकी सियासतदानों से हुई तो हैं, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं तो किसी न किसी अंदाज में हल तो करना है। लेकिन अब क्योंकि एहतजाज शुरू हो गए, मुश्किल सूरत हाल है हुकूमत के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा मीर साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को इनके साथ मिल बैठना चाहिए। हम माजी में देखते रहे हैं, कुछ अपोजिशन लीडर्स कहते रहे हैं साथ बैठने के लिए, और लेकिन वज़ीर आज़म साहब की जानिब से बहुत जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है कि ये लोग NRO चाहते, बहुत सख्त तनकीद की जाती है। इवन कुछ अलकाबात भी उन्होंने जो रखे हुए हैं, जब वो अपोजिशन में थे तब भी उन्हीं अलकाबात से पुकारते थे दूसरे लीडर्स को, और अभी भी उनका वही रवैया है। आज जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि नेशनल डायलॉग से ही मुल्की सूरत हाल बेहतर हो सकती है, और इस मामले में तमाम लोगों को मिलकर बैठना चाहिए। तो शहबाज शरीफ चूँकि अभी वो जेल में हैं और सिर्फ वो पेरोल पे उनको रिहा किया गया, वो इस वजह से PDM की सरगर्मियों में अमली तौर पर तो शरीक नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अपोजिशन लीडर हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ अभी भी दोनों जानिब, अगर जो बुनियादी कायदीन है, मरकज़ी कायदीन है, वो ना भी, लेकिन दोनों जानिब हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो सूरत हाल को किसी बहुत ख़तरनाक तरफ ले जाने से रोक सकें, और कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि दोनों जानिब से अफ़ाम व तफ़हीम का मामला हम देखने में, क्या ऐसे शख्सियात अभी मौजूद हैं? बहुत अहम बात की आपने, बहुत। शहबाज शरीफ साहब की तरफ जो एक तो बहुत ही वो जिसको कहते हैं कि एक ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो सगे भाई हैं, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के सियासत में, और शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला रहे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, अब बहुत सारी चीजों में उनको महारत हासिल है, एक चीजों को कंट्रोल करने में। अब इन्होंने इस तरह से वो बंटवारे का इख्तलाफ पैदा करके पूरे मुल्क की सियासत का सत्यानाश कर दिया कि वो हकदार है और वो हकदार नहीं है, और इस दरमियान में कई फसली बिटोरों ने अपना हक जाहिर करने के लिए सियासी खेल के लिए, सिर्फ एक सियासी खेल के लिए शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक फासला पैदा करने की कोशिश की। जबकि देखिए, इसमें है कुछ ना कहीं हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब का मिजाज मुख्तलिफ है नवाज शरीफ साहब से, काफी मुख्तलिफ मिजाज के हैं शहबाज शरीफ साहब, सख्त भी हैं कई मामलात में, वो नरमी का गोशा नहीं, खास तौर पे अगर कहीं पर वो देखते हैं कि माजी में देखा गया उन्होंने एक्शन लिए हैं बड़े अफसरान के खिलाफ। लेकिन ये जो रहा सवाल, अभी सियासी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं,
एक वसी सोच के मालिक हैं शहबाज शरीफ साहब। मामलात और उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के हैं। अच्छा, मीर इकराम साहब, बिल्कुल ये अहम नुक्ता है और इसके ऊपर मज़ीद एक मामले में आपसे पूछना भी चाहूँगा। सैयद मुश्तबा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो भी उनको शरीक गुफ्तगू करते हैं। मुश्तबा साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुश्तबा साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं ख़ास तौर पे जो आज का जलसा हुआ और उससे पहले की जो सूरत हाल थी कि हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा रुकावटें डालने की कोशिश की गई और फिर अपोजिशन ने अपना सख्त रवैया भी दिखाया और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत ने ख़ुद ही एक हाइप क्रिएट कर दी थी जलसे की। लेकिन आखिरी मरहले पर हुकूमत ने अपना पैंतरा बदला और रुकावटें हटाने का जो सिलसिला वो शुरू कर दिया गया। इसके बावजूद अगरचे जो मुकर्ररा जगह है कासिम बाग, उसके अंदर तो जलसा ना हुआ, लेकिन बहरहाल एक जलसा हुआ, बड़ा जलसा हुआ और जो गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से उसको कवरेज मिल रही थी। तो आपके ख्याल में क्या वजह बनी ये हुकूमत को अपना स्टांस जिसने तब्दील करने पर मजबूर किया? अहमद शाहीन, असल में बात यह है कि ये जलसा जो है इसको बाकायदा कामयाब करवाया गया है। अब ये किसकी जानिब से करवाया गया है ये आप कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि हम गुज़श्ता भी प्रोग्रामों में ये बात कहता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट में भी वाज़े तौर पे दरार नजर आ रही है और उसमें कि इसको किस तरीके से लेके चल रहा है, किस तरह लेके नहीं चल रहा है। ये जलसा जो है, अगर ये कंटेनर्स ना लगाए जाते, ये पकड़ धकड़ ना की जाती तो इतना हाइप क्रिएट ना होता जैसा कि आपने जिक्र किया है। और मैं समझता हूँ कि कासिम बाग में ये जलसा एक आम जलसा होता और घंटा घर के बाहर ये जलसा एक खास जलसे में तब्दील हो गया और इसके पीछे जो है ज्यादा हाथ खुद हुकूमत का है। इसके अलावा जो बात मैं आपसे कर रही हूँ कि हुकूमत ने पैंतरा क्यों बदला, देखिए हुकूमत जो है इस वक्त बाख्तियार हुकूमत नहीं है। मैं शुरू से यही बात कहता आ रहा हूँ। अभी गुज़िश्ता रोज ही, एक रोज पहले, इस जलसे से पहले एक रोज पहले ही वजीर आजम की तलबी हुई थी, तलब किया गया था वजीर आजम को, क्योंकि वरना हम आम तौर पर जो है अगर अस्करी हकाम ने कोई ब्रीफिंग देनी होती तो वजीर आजम हाउस में दी जाती है। वजीर आजम इस तरह के दौरे से उस वक्त करते हैं जब उनको किसी प्रोग्राम में या तकरीब में या किसी उससे खिताब करना हो, इंटेलिजेंस कम्युनिटी से खिताब करना हो। लेकिन जिस तरीके से ये खुद जाते हैं वहां पे चाहे वो सदारत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन उसको वजीर आजम को कायदा और जाके उनको उस वक्त जो सूरत हाल जो है उसमें जलसे की सूरत हाल पे भी गौर हुआ और उस जलसे की सूरत हाल पे जो गौर हुआ उसमें इस चीज को, इन नुकात को उठाया गया होगा, जिसके बाद हुकूमत ने ये पॉलिसी तब्दील की अपनी ऐन वक्त पे। क्योंकि सुबह तक तो उन्होंने, फिरदौस हाशी कवान ये कह रही थी कि हम हाथ तोड़ देंगे, टांगे तोड़ देंगे। इसके अलावा हुकूमत की रेट को आप ये बताएं कि हुकूमत ने एक दिन पहले तक, बल्कि सुबह तक ये बयानिया दिया हुआ था कि हम ये जलसा किसी सूरत में होने ही नहीं देंगे और शाम को ये जलसा भी हुआ, रुकावटें भी हटा दी गई। तो हुकूमती रेट किधर गई? इसका मतलब है कि कोई और कुव्वत है जो हुकूमती रेट को, जो बहर कैफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है और उसके नतीजे में इस तरह की हुकूमत को इकदाम करने पड़ रहे हैं। जी अच्छा, सैयद मुश्तबा साहब, चूँकि आज का जलसा है और तफसील से उसकी कवरेज भी हुई, तकारीर भी हुई, हमने उसमें देखा, आपके ख्याल में अपोजिशन का जो फोकस है वो किस नुक्ते पर ज़्यादा रहा और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता जलसे थे कंटेंट के लिहाज से मैं बात करूँगा, तकारीर में लबो लहजा और सारी चीज़ें, उसमें क्या कुछ मुख्तलिफ थी या अभी तक उसी तरह से आपको नज़र आया जो जोश व जज्बा या जो रवैया गुज़िश्ता जलसों में रहा है अपोजिशन के जो कायदीन हैं उनका? देखिए, जो जलसे में जो अहम तरीन पॉइंट है वो तो वही एक नुकाती था कि इमरान खान शुड लीव। लेकिन इसके अलावा जो है गुज़िश्ता जलसों के मुकाबले में एक बड़ा डिफरेंस था, वो आसफा भुट्टो की एंट्री थी कि जिस तरह उनको इस वक्त सियासत में दाखिल किया गया और सियासत में उनकी एंट्री हुई, तो ये एक बहुत बड़ा मामला था। इसके अलावा एक और चीज जिसमें उन्होंने अपने उस नैरेटिव को जो है स्ट्रेंथन किया मरियम नवाज ने, कि उनका जो पूरा बयानिया है, जो उनकी पूरी तहरीक है, वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, वो किसी फौज के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो उस इदारे के कुछ मखसूस लोगों के खिलाफ है। उन्होंने, आपने उनके एक जुमले पे गौर किया होगा जिसमें उनकी, मैं तकरीर सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक नाकारा बस है जिसको 2 सेलेक्टर जो है वो धक्का दे रहे हैं और पूरी कुव्वत लगा रहे हैं, लेकिन बस चल के नहीं दे रही है। तो ये बुनियादी तौर पे उस नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है कि ये उनकी जो पूरी कैंपेन जो है, खास तौर पे मरियम नवाज और कहते हैं नवाज शरीफ की, वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो कुछ ताले अज़मा अफराद के खिलाफ है, जिसका नाम उन्होंने लिया या ना लिया आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, क्या कहते हैं, सबको पता है कि की तरफ उन्होंने इशारा किया। जी
बिल्कुल मुश्तबा साहब साथ ही रहिएगा, मुख्तलिफ हवालों से मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। मीर इकराम साहब, सैयद मुश्तबा साहब ने इस बात का जिक्र किया और यकीनी तौर पे बहुत से मुबस्सिरीन जो जलसा है उसमें जलसे का कंटेंट बाकी सब अपनी जगह, लेकिन ख़ास तौर पे जो साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं, उनकी जो यहाँ पर शरीक होना और उसमें तकरीर भी करना, उसको उनकी बाकायदा एंट्री करार दे रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में। तो आपके ख़्याल में ये कैसा आगाज़ है उनकी सियासत का और मुस्तकबिल में क्या असर पड़ेगा इसका मुल्की सियासत पर? बेशक इसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी सबसे छोटी साहबजादी का बाकायदा सियासत में आना और इतना बड़ा जलसा, मुल्तान एक बहुत बड़ा हब है साउथ पंजाब का, पूरे पंजाब का, एक मिडिल में बड़ी एक अहम साबिक आपके वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब मौजूद, और इस जलसे से खिताब करना बड़ी अहमियत रखता है पंजाब के लिए। तो बड़े मौके पर उनकी एंट्री हुई और उनका जो अंदाज था वो लोगों ने ना बेनजीर भुट्टो की वजह से उनको बड़ा पसंद किया जी। क्योंकि बीबी शहीद से एक वाबस्तगी, एक मोहब्बत, एक जियाले की, एक कारकुन की बहुत ज्यादा है। कुछ बेटी को देखकर एक झलक उनको नजर आई और बहुत से लोगों ने उसको सराहा भी, मोहब्बत भी की और एक फीलिंग डिफरेंट आई, क्योंकि काफी अरसे से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी कर रहे थे कैंपेन, लेकिन आसिफा का आना एक पीपल्स पार्टी के जियाले के लिए खुशी का बाइस भी था और एक अजीब सी एक जद्दोजहद या कह लीजिए मोहब्बत बड़ी है जियाले के दिल में, तो उन्होंने पसंद किया। आसिफा का आना पीपल्स पार्टी के बेनिफिट में है, क्योंकि सिर्फ अब बिलावल अकेला नहीं रहे, आसिफा भी आ गई, तो एक क़यादत देखिए ना, बहन भी है और भाई भी है, तो ये एक पीपल्स पार्टी के बेनिफिट में जाएगी चीज आगे चल के, और ये बहुत फायदेमंद चीज रहेगी पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से जी। सिंध के साथ साथ पंजाब की सियासत, आपने देखा मरियम नवाज भी बड़ी घुल मिल रही थी आसपास से, बड़ी कंफर्टेबल थी, हाथों में हाथ डाले गए और काफी हिलाए गए हाथों में हाथ डालकर। तो और आसिफा जिसको कहते हैं ना बीबी शहीद की बड़ी प्यारी लाडली बेटी, जिस तरह बिलावल भुट्टो आसिफा से भी बहुत मोहब्बत थी, अक्सर उनके इंटरव्यूज में, उनके फोटोज में आप देख सकते हैं। और इसमें जब जरदारी साहब कैद में रहे और मुख्तलिफ तकालीफ में रहे, तो उस वक्त भी आसिफा जो है ना वो आगे आगे भरपूर नजर आई, और जब से मैं पहुंची इन तमाम हालात की वजह से, कोरोना और दूसरी चीजों के बावजूद आसिफा पहुंची, तो ये एक ऐसा स्टार्ट है पीपल्स पार्टी का जो मैं समझता हूं कि आगे चल के इसका पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा जी। सैयद मुश्तबा साहब, आपसे भी इसी हवाले से पूछना चाहूँगा, आपके ख्याल में जो आसिफा भुट्टो साहिबा हैं, उनकी शमूलियत से और उनके आज के जलसे से खिताब करने से क्या तहर्रुक पैदा होगा पीपल्स पार्टी में, और ख़ास तौर पे जो पंजाब की सियासत जहाँ से कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपना वजूद नहीं रखती, उस हवाले से कुछ बताइएगा कि आपके ख्याल में कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए, एक तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी था कि इसी दिन पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आया था। तक आसिफा भुट्टो की, जैसे मीर साहब कह रहे थे कि बहन भाई के दरमियान मोहब्बत भी बहुत है, लेकिन हम अगर माजी की तारीख का जायजा लें तो हमने बेनजीर भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो के दरमियान भी बहुत मोहब्बत देखी है, और उसके बाद क्या सियासत ने, नारंगी सियासत ने क्या क्या रंग दिखाए वो आपने भी देखा और तारीख का हिस्सा है वो। इसके अलावा जहां तक बाकी ये है कि आसिफा भुट्टो की एंट्री क्या फर्क लाएगी मुल्की सियासत में, तो मुल्की सियासत में तो आप मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो की एंट्री ने क्या फर्क पड़ा। वही पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वही सिंध में 13 बरस से इक़्तिदार है, तो बुनियादी तौर पे मुल्क को तो इसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता है। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो भुट्टो खानदान जो है उसको मजीद स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, और मेरे ख्याल में यही मकसद भी है आसिफा भुट्टो को लाने का, बुनियादी तौर पे कि वो जो खानदानी डायनास्टी है उसको किसी ना किसी तौर पे जो है पीपल्स पार्टी में बरकरार रखा जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी में अब बहरकैफ अंदरूनी तौर पे आवाजें उठ रही हैं इस बारे में कि इस खानदानी सियासत से निकला जाए। आज ही पीपल्स पार्टी के एक पुराने रहनुमा नफीस सिद्दीकी का कालम भी छपा है जिसमें उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई है, तो मेरे ख्याल में ये शायद इसी का किला कमा करने के लिए। जी मुश्तबा साहब,
थैंक यू वेरी मच नाजरीन। बिल्कुल हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद भी इसी जलसे के हवाले से और सारी सूरत हाल के हवाले से कुछ मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा अहम मौजू है पाकिस्तान और इसराइल के सफारती ताल्लुकात के हवाले से, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का ये जो अभी पहला हिस्सा था इसमें हमने बात की जलसे की, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। नाजरीन, प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो आज मुल्तान जलसा हुआ उसके हवाले से और जो उसके असरात हैं मुस्तकबिल में क्या हो सकते हैं और जो हुकूमत की कोशिशें थीं उसको रोकने की और फिर क्या वजह हुई कि एकदम से हुकूमत पीछे हट गई। इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। फिर अपने जो प्रोग्राम है उसके जो दूसरा मौजू है उसकी जानिब भी जाएंगे। मीर इकराम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद मुश्तबा साहब मौजूद हैं। इनका बहुत शुक्रिया और दोबारा से शरीक गुफ्तगू करेंगे। मीर साहब, ब्रेक पे जाने से कबल मैंने मुश्तबा साहब से भी पूछा, आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो आज का हमने जलसा देखा और ख़ास तौर पे उसमें आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा की शिरकत थी और चूँकि मुल्तान में जलसा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, एक बड़ा जलसा करने में कामयाब भी हुई, उसको जो पूरी तरह से मीडिया कवरेज गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से भी मिलती रही। तो क्या फ़ायदा होगा इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और इस सारे तहर्रुक का पंजाब में? बिल्कुल आपकी सवाल का जवाब देता हूँ। आपने एक लफ्ज मीडिया कवरेज का इस्तेमाल किया और सारा किया। इसमें हमारे जहाँ पे जो भी जो जलसे हो रहे हैं या ये सियासतदानों की सियासी एक्टिविटीज हैं पीपल्स पार्टी की सबकी, इसमें सहाफियों का एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं सिर्फ एक जरूरी बात करना यहाँ पे समझूंगा। हमारे एक सहाफी भाई जो सिंध से ताल्लुक रखते हैं, जिनका कराची से ताल्लुक है, अतीक अहमद, काफी पुराने सीनियर सहाफी हैं और जहां सिंध हुकूमत बहुत कुछ कर रही है वहां पे एक गरीब सहाफी के जो इनकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके कानून हैं, उसके तरीकेकार हैं, उसके खिलाफ जाते हुए उनके घर की तोड़फोड़ कर दी। तो बहैसियत सहाफी मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि अगर कोई गैर कानूनी कार्रवाई की गई थी तो उसको कानूनी तरीके से जो कानून के दायरे में रहते हुए हल किया जाता। तो इस आपकी मुनासबत से सहाफी आप भी और मुश्तबा साहब भी, हम इसकी मजम्मत जरूर करेंगे कि अगर किसी भी एक सहाफी के घर को तोड़ा जाए, जो कि एक जुल्म है, ज्यादती है। गरीब होते हैं, इनके पास कौन सी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, यही कैमरे, यही हमारे डेस्क वाले बैठे हैं, खिदमत कर रहे हैं इन्हीं सियासतदानों की। आप और मैं बैठ के इन्हीं सियासतदानों की बातें कर रहे हैं, तो कम से कम ये जुल्म इन्हीं सहाफियों पर जी। तो इस कानून के दायरे में रहते हुए अगर कोई चीज है नोटिस दे, कोई मामलात हैं जरूर करें, लेकिन इस तरह तोड़ फोड़ करके घर वालों को हिरासा करना, जुल्म ज्यादती करना, तो जो इनके चेयरमैन हैं एसबीसी के, शमसुद्दीन सोमरो साहब, बड़ा प्यारा नाम है, उनको फौरी एक्शन लेना चाहिए। जो गैर कानूनी तोड़ फोड़ हुई है उनके खिलाफ एक्शन लें। तो इसकी मैं मजम्मत करता हूं आपके हवाले से भी, अपने दोस्तों के हवाले से भी। दूसरी बात, यहां तक मुल्तान के अंदर का जलसा है सर, इसमें बड़ी अहम बात जो सामने खुलकर आ गई है वो एक क्लियर है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और इन दो ही बड़ी पार्टीज है जिन्होंने ठान ली है कि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इन्होंने हिलाना है। ये बात क्लियर है। अब उसके लिए वो जाहिर है जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये कोई घर में छुपकर मीटिंग्स तो नहीं हो रही हैं या कुछ सबके सामने, आंखों के सामने है, रोडों पर तोड़फोड़ हो रही है, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, एक माहौल है। पंजाब में मजबूत होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आप देखें कहाँ, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, पंजाब में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ है। ये अलग बात है कि नून लीग ने एक बड़े खास अंदाज में अपने आप को मजबूत किया, जाहिर है भाई वजीर आजम और एक भाई वजीर आला, तो लेकिन पंजाब पीपल्स पार्टी का बहुत मजबूत किला रहा है और रहेगा। आप नून लीग को नहीं खत्म कर सकते। अगर आप ये कहें कि नून लीग खत्म हो जाएगी, नवाज शरीफ को इंग्लैंड भेज दिया गया या जो भी हुआ वो आ गए खुद, तो इस तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होती जबरदस्ती। आपको उनका किबला दुरुस्त करना होता है कानून के दायरे में रहते हुए। तो ये पीपल्स पार्टी है पंजाब में, ये क्लियर में और बड़ी मजबूत है। मसला ये कि पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है वो नजरियाती कारकुन है,
वो शहीद भुट्टो के साथ जुड़ा हुआ है, और ये उसका जो आप हिला नहीं सकते उस कारकुन को, वो तो जरदारी के सामने खड़ा हो जाएगा। वो बजियाला ऐसे तो नहीं कहते पीपल्स पार्टी के वर्कर को। तो पंजाब में बहुत मजबूत है पीपल्स पार्टी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सैयद मुश्तबा साहब, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, फिर हमें अपने दूसरे मौजू का रुख भी करना है। हुकूमत की जानिब से एक स्टांस ये भी लिया गया कि चूँकि कोरोना, और यकीनी तौर पे एक सीरियस बात है, चूँकि कोरोना की सूरत हाल पाकिस्तान में तशवीशनाक हो रही है, और हुकूमत ने बारहा कहा कि हम तो ये जलसा जो है सिर्फ कोरोना की वजह से रोकना चाह रहे हैं। अगर अपोजिशन चाहती है तो वो कोई मल्टीमीडिया के जो टूल्स हैं उसको यूज़ करते हुए बिल्कुल अपना जलसा करे, जितनी देर मर्ज़ी करे। लेकिन हमने देखा कि इस जलसे से एक दिन पहले जमात इस्लामी ने दीर में जलसा किया, वो भी बड़ा जलसा था, उसमें भी लोग आए और भरपूर अंदाज से एक सियासी सरगर्मी हुई वहाँ पर। लेकिन सूबाई हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ ही की है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने बिल्कुल जलसे को नहीं रोका। लेकिन वही जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में है, वो कोरोना को बुनियाद बनाते हुए PDM के जलसे को रोकने की कोशिश करती रही। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खैर जमात इस्लामी तो जो है वो एक ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ है, और इस पूरे उसमें पार्टी भी नहीं थी। लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह हाल है कि 28 तारीख को सक्खर में यूथ कन्वेंशन से असद उमर साहब ने खिताब किया है, और उसमें तमाम के तमाम वुज़रा, शेख रशीद भी मुझे बैठे हुए नजर आए हैं और भी वुज़रा नजर आए हैं, बगैर मास्क के एक साथ जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, और बंद टेंट के अंदर जो है वो कन्वेंशन का इनाकात किया गया सिर्फ 2 दिन पहले। तो ये कहना कि PDM का जलसा जो है कोरोना फैलाने का बाइस होगा, और एक दिन पहले या सिर्फ 2 दिन पहले जो है सक्खर में जो होने वाला यूथ कन्वेंशन है उससे कोरोना नहीं फैलेगा, इससे वाज़ेह तौर पे सब बात सामने आ जाती है कि कुछ और रंग पसे रंग है गुलाबों में। असल में कहानी जो है कोरोना की नहीं है, बल्कि वो खौफ है, और वो जो उनको PDM के जलसे से दरपेश था, और उसी वजह से वो जलसा रोकना चाहते थे। तो मेरे ख्याल में ये कोरोना का जो सारा मसला जो उठाया, ये हुकूमत की खुशकिस्मती है, और अपोजिशन को कोरोना की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो उस तरीके से मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इतनी बड़ी तादाद में अटेंडेंस थी, उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि बहरकैफ जो है ये मोमेंटम पकड़ रही है। और जैसा कि मरियम नवाज ने ये बात कही है कि लाहौर के जलसे में जो है आखिरी कील, ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, ये बात शायद उन्होंने कुछ ज्यादा कह दी हो, क्योंकि जलसों से जो इस तरीके से ताबूत में आखिरी कील नहीं साबित होते। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत बड़ी बुरी तरीके से मुश्किल में फंस चुकी है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो माजी में भी हमने देखा बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, और इवन वो जो बहुत जो सीनियर शख्सियात हैं उनके हवाले से भी। लेकिन आज के जलसे में जब हुकूमत ने जिस वक्त रोकने की बातें आ रही थी, और जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र भी किया, फिरदौस आशिक अवान साहब ने, उन्होंने भी काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी तकरीबन वही लबो लहजा इस्तेमाल किया और उसी तरह की हिदायत दी जैसी धरने के दौरान में हम इमरान खान साहब की जानिब से देखते रहे हैं। सिविल नाफरमानी का तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उसी तरह डंडों की बात उन्होंने भी कही, और पुलिस के साथ अगर पुलिस आपको रोके तो आप भी उसको रोक सकते हैं। इस तरह की जो तशद्दुद पर उकसाने वाली गुफ्तगू जो माजी में ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कर चुके हैं, तो इस रवैये को कैसे देखते हैं मुल्की सियासत में, और कितना नुकसानदा होगा अगर ये सिलसिला आगे तूल पकड़ता गया? देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की सियासत में। गुज़श्ता 10 साल के दौरान, गुज़श्ता 8 साल के दौरान, अगरचे माजी में भी ये सिलसिला जारी रहता था, लेकिन उसके बाद एक वक्फा आया जिसमें सियासी जमातों ने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ों से जो है वो जिसे कता ताल्लुक करना शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 8-9 साल में 2011-2013 के इंतखाबात के बाद जिस किस्म की सियासत को मुल्क में फ़रोग़ दिया गया, उसके बाद ये कल्चर जो है डेवलप हो गया, और जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे जो है वो सियासतदान जो कि बड़ा शरीफाना और महज़बाना कहते हैं लहजा रखने के लिए मशहूर है, उनको भी अपने लहजे में तब्दीली लाना पड़ी। आप देखें, अहमद शाहीन, आप एंकरिंग करते हैं, इस वक्त टेलीविजन में शो करते हैं, आपको भी, आपने भी पढ़ा होगा कि आपको आवाज अपनी ऊंची रखना पड़ती है, खास तौर पे जब आप बाहर से मेहमानों के साथ मामला होता है, आप उसमें अपनी आवाज ऊंची ना रखें तो दूसरा जो है आपको ओवरटेक कर लेता है। तो सियासत भी इसी तरह की चीज है। जिस तरह का लहजा आपने, जिस तरह का आपने कल्चर सियासत में फरोग दिया गुज़श्ता 8-9 साल में, जिस तरह की चोर, डाकू
और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए, तो उसका जवाब तो आएगा। अभी ये इतराज किया जा रहा है कि ख्वातीन को लिया जाता है, ख्वातीन के ऊपर कोई बात कर दे तो जी ख्वातीन को आपने बीच में घसीटा। लेकिन आप देखें कि पीडीएम की तहरीक और खासतौर पे कल तो एक खातून चला रही है, और इस वक्त तो कल के जलसे में तो 2 ख्वातीन शरीक थी, जी उनको इस तरीके से निशाना बनाया जाता है हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वुज़रा की जानिब से, तो ये सारी चीजें जो है, इसका नतीजा जो है अच्छा तो नहीं निकलेगा ना। थैंक यू वेरी मच सैयद मुस्तफ़ा साहब। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनको शरीक करते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। ठीक ठाक जी अच्छा, एक दो बातें करते हैं, जल्दी मत बंद करो। एक तो ये बात करता हूँ कि आप लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, तो 12 पार्टी थे भाई। 12 पार्टियों में जो है ना, इतना लोग जो है ना आटे में नमक की बराबर है। नंबर एक हमारा बात। नंबर दूसरी बात, इन लोगों को चाहिए कि फजली, मौलाना फजली को, इन लोगों को पीछे करो, ये जो जेबर वाले झंडे है, तो फिर मर्द का औरत का पता चल जाएगा कौन मर्द है कौन औरत है, कितने लोग आते हैं उनके साथ। नंबर 2। नंबर 3 का, अगर इन लोगों को हुकूमत आ गया तो इन लोग फिर हमको 10 रुपए चीनी दे देगा, 10 रुपए किलो दे देगा, 5 रुपए किलो दे देगा। इधर भी महंगाई है ना, इंग्लैंड में भी महंगाई है ना, हर चीज महंगाई है ना। एक आधा किलो चीनी ले लो कि कितने पर मिलते हैं, एक पौंड 50 चीनी के पर मिलते हैं। तो आप लोग भी साथ लग जाते हैं, ऐसे नहीं करते कि छोड़ो इन लोगों को कि अपना 2.5 साल पूरा कर दो, फिर जो है ना, अगर बगैर रहते तो फिर मत दो उसको। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ शरीक हुए, आपने जो अपने जज्बात हैं उनका इजहार किया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की जो पीडीएम का जलसा है उस हवाले से भी, और हुकूमत का जो तर्ज़ अमल रहा, और फिर अचानक से एक तब्दील होता हुआ रद्द अमल हमने देखा हुकूमत का। बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात कर दी। एक और जो अहम मामला पाकिस्तान के हवाले से वो ये है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बज़ाहिर अचानक से पाकिस्तान में ये आवाज़ें गूंज रही हैं कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सफ़ारती ताल्लुकात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सोशल मीडिया पे ये बहस शुरू हुई, फिर कुछ जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उसमें काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर गुफ्तगू की गई, और पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे ताल्लुक़ रखने वाली कुछ शख्सियात, उन्होंने भी काफ़ी तफसील से इस हवाले से बात की। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़िया तौर पर कहा है कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है गुज़िश्ता बहुत से अरसे से, और मुख्तलिफ़ मौक़े पर उनसे सवालात भी किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो ताल्लुकात हैं या जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते, हमारा मौक़िफ़ जो है वही रहेगा। और चूँकि डिबेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफ़वाज के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से भी इसके ऊपर बात की गई। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद जो क़यास आराइयाँ हैं उनका सिलसिला बंद होना चाहिए। यकीनी तौर पे क्लियर स्टांस और खुशाइंद है पाकिस्तान ने ये क्लियर स्टांस लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से ये बातें जो हैं वो सामने आना क्यों शुरू हुई, इसके पस पर्दा कौन है और इससे क्या मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। इस तमाम मामले के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मीर इकराम हुसैन साहब भी मौजूद हैं, सैयद मुस्तफ़ा साहब भी मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, ये बताइएगा आपके ख्याल में क्या ये अचानक से वाकई एक मामला है जो शुरू हुआ है, या कुछ मखसूस हालात की वजह से ये डिबेट शुरू हुई है, और क्या वजह है हम इस डिबेट को देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, ये अचानक से शुरू होने वाला मामला तो नहीं है, ये तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये मामला चल रहा है। इसराइल के साथ ताल्लुकात का मुख्तलिफ गाहे बगाहे मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में ये शोशा छोड़ा जाता है, और बदकिस्मती से ये शोशा ज्यादातर फौजी हुकूमतों के दौर में छोड़ा जाता है। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में जो है जो उनके खुर्शीद कसूरी साहब जो थे, उनकी तरफ से बाकायदा इस तरह की बात की गई थी। उन्हीं के दौर के वजीर जो है, जो अब सहाफी बने हुए मुबश्शिर लुकमान साहब, वही इस वक्त इसराइल के टेलीविजन से उस कैंपेन में पेश है। तो आपके उससे अंदाजा हो सकता है कि ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले जनरल शुजा पाशा जो है उन्होंने बाकायदा मोसाद को इतलात दी थी। तो ये कहना कि पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उनका बिल्कुल राब्ता भी नहीं है, मेरे ख्याल में गलत है। पाकिस्तान का हमेशा इसराइल के साथ किसी न किसी हद तक राब्ता रहा है, और फौजी खास तौर पर अस्करी सतह पर और इंटेलिजेंस की सतह पर इसराइल के साथ बाकायदा रवाबित रहे हैं। अलबत्ता इस वक्त जो ये सूरत हाल शुरू की गई है, ये बाकायदा तौर पे इस वक्त इनको जो है इसमें तेजी लेकर आए हैं, और इसमें ये चेक किया जाता है बुनियादी तौर पे कि मुल्क में रिएक्शन किस किस्म का होगा, और उसी के बुनियाद पे आइंदा फैसला किया जाता है। जहां तक मिडल ईस्ट के ममालिक का ताल्लुक है,
वहां पे अवाम की तरफ से, वहां पे चूंकि बादशाह आते हैं तो वहां पे अवाम की जानिब से वो रिएक्शन नजर नहीं आता। लेकिन खास ये जो पाकिस्तान जो है उसमें आपको इस तरह की चीजों में, और ना सिर्फ ये चीजें, जहां पे इसराइल का मामला हो, जहां पे उम्मत मुस्लिमा का मामला हो, वहां पे बड़ा शदीद रद्द अमल देखने को आता है। आपको भी हाल में ही जो ये एक शैतानी काम फ्रांस में हुआ है, जिसके नतीजे में जो है पाकिस्तान में जो इस वक्त बड़ा शदीद किस्म का जो है रद्द अमल देखने में आया। तहरीक लब्बैक की तरफ से भी बड़ा ठीक ठाक जो है वो धरना दिया गया, जिसके आगे हुकूमत को जो है बाकायदा उनके साथ मायदा करके जान छुड़ाना पड़ी। तो पाकिस्तान में इस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं और उनको चेक करने के लिए गाहे बेगाहे इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं। और जिस वक्त चूंकि साथ में ये डिबेट भी शुरू कर दी गई है, कोशिश यही है कि लोगों को डिसेंसिटाइज किया जाए इस चीज के साथ, ताकि वो इसको जो है एक आम गुफ्तगू में शामिल करें, और उसके नतीजे में वो मुखालफत जो सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिलती है, मिडल ईस्ट के ममालिक में देखने को नहीं मिलती, मोनार्कीज वाले कंट्रीज में देखने को नहीं मिलती, उसको थोड़ा खामोश किया जा सके, थोड़ा हल्का किया जा सके। और इसीलिए वो वक्तन फवक्तन, ये कोई ताज़ा तरीन चीज नहीं है, वक्तन फवक्तन इसमें तेजी लाते रहते हैं और इस तरह के छेड़ते रहते हैं। दुरुस्त। मीर इकराम साहब, हमने देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि ये जो गैर मुल्की दबाव की क्या सराहियाँ हैं, इसमें उन्होंने इसकी तरदीद भी की। पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने भी, उसके बाद वज़ीर जो ख़ारजा हैं और दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बाकायदा इसके ऊपर बयान भी जारी किया गया था, और उन्होंने इस तमाम ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की दबाव होने को मुस्तरद भी किया। लेकिन क्या वजह है कि यकीन नहीं किया जाता, या जो क्या सराहियों का सिलसिला है जो और बहस का बाकायदा तौर पर सिलसिला है वो फिर भी जारी रहता है? यकीन नहीं है लोगों को हुकूमत के ऊपर, या क्या मामला है? अहमद शाहीन साहब, एक तो चीज इमरान खान साहब ने वादे की कि ये इसराइल से अगर कभी भी कोई बात हो सकती तो एक ही सूरत में मुमकिन है कि वो फलस्तीन के साथ सेटलमेंट करें, और जो जायज हकूक हैं और फलस्तीन के, और उनको पहले रजामंद करें, फलस्तीन को सेटलमेंट करें। उसके बाद कोई भी सूरत मुमकिन उसी सूरत में होगी कि जब ये मसला हल हो जाए फलस्तीन का, उसके बाद अगली बात होगी। तो उसके बगैर तो सवाल ही पैदा। इमरान खान ने ये चीज क्लियर कर दी है। अब ये जो दबाव वाली बात करना, इसमें बहुत सारी चीजें खित्ते के हवाले से अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं ईरान के साथ, फिर तुर्की के साथ, फिर इधर अरब कंट्रीज की अपनी एक सियासत है और उसमें वो खित्ते में तब्दीली आने वाली है, तो उस सूरत हाल पर क्या एक सियासी फैसले हो रहे हैं और उसको भी मद्देनजर रखना है। फिर हमारी तरफ ये इकोनॉमी का सूरत हाल है, उसको भी देखना है। तो ये जो भी जिसको दबाव कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? एक कॉलर साथ हैं, उनको ले लेते हैं, फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम सर। जी सर, मेरी अर्ज ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वैसे तो कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा मतलब है, अच्छा लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं और ये है वो है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कल के ये छोकरा छोकरी जो हैं ये लेके बैठ गए हैं और सारे इस पे लबैक कह रहे हैं जैसे पता नहीं ये आसमान से उतर आए हैं, समझे कि नहीं, पाकिस्तान को लीड करने के लिए, जिनके माँ बाप भी मतलब है ये सिलसिला चला जा रहा है। और ये हमेशा कि कब तक मतलब है अपने तजिया निगार भी बड़े मतलब है उस पर तबसरे करते हैं कि जी आसपा ने ये कर, वो उसके ये हो गया, बिलावल ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। मतलब है शर्म नहीं आती आप सब लोगों को कि भाई इतने किसी मुल्क में भी ऐसी ये नहीं है कि भाई बाप बैठा है तो आगे उसकी माँ बैठ जाएगी, फिर उसकी बीवी बैठ जाएगी, फिर उसके पोते बैठ जाएंगे जी। ये बादशाहत नहीं तो और क्या है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने जज्बात का इजहार किया, इस हवाले से गुफ्तगू की। बारे में इंसाफ की बात का जवाब देना चाहूंगा। मुझे हैरत है कि इनको इसको समझने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। इसलिए कि अगर ये पाकिस्तान की अवाम की जो जहनी कैफियत का जायजा ले तो ये हमारी एक मजमूई हमारा वो है कि हम खानदानों के पीछे और शख्सियात के पीछे दौड़ते हैं। ये हमारे एक मजमूई कल्चर है पाकिस्तान में। ये गलत है, ये सही है, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा, लेकिन ये कल्चर मौजूद है। जब तक आप इस हकीकत को, इस मेंटालिटी को चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की अवाम भुट्टो खानदान, शरीफ खानदान और किसी भी खानदान के पीछे जो है इसी तरह जो है
फॉलो करती रहेगी। जी, थैंक यू सैयद मुस्तफ़ा साहब। आपने जो टॉपिक है इस ब्रेक के बाद जो हमने जारी किया उसके ऊपर दोबारा से वापस आते हैं। सैयद मुस्तफ़ा साहब, हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान साहब ने तस्लीम किया था एक इंटरव्यू में कि उनके ऊपर सफारती दबाव है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और अमेरिका का नाम भी लिया और एक और मुल्क जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया। तो आपके ख़्याल में वो किस जानिब इशारा था, और साथ ही साथ ये कि अब उन्होंने फिर इसका इनकार क्यों किया और इसके ऊपर वाज़िया स्टांस नज़र नहीं आता उनका ये दबाव के मामले के ऊपर, कि किसी और मुल्क का अमेरिका के अलावा भी क्या पाकिस्तान के ऊपर दबाव है या पहले था? ये गुमगू की कैफियत क्यों है? देखिए, उस इंटरव्यू के बाद जितने भी अखबारात में तज्जिए शाया हुआ उनमें सब ने वाज़े तौर पे इस बात कि उनका इशारा जो है सऊदी अरब की जानिब है, कि सऊदी अरब की जानिब से जो है पाकिस्तान के ऊपर दबाव है। लेकिन मैं आपको अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था, और ये बड़ी कहते हैं कि ये जो इस वक्त OIC में जो इस वक्त कश्मीर के बारे में जो करारदाद मंजूर हुई है, जबकि एक ऐसे वक्त में जबकि साफ साफ भारतीय मीडिया भी और बैनुल अक़वामी मीडिया भी वाज़े तौर पर यह बात बता रहा था कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान से नजरें फेर ली हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा OIC में एक करारदाद अचानक मंजूर हो गई, जिसपे हुकूमती हलकों में बड़ा शादियाने बजाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। तो इसमें इस बात के वाज़े तौर पे इम्कान है कि पाकिस्तान ने किसी ना किसी लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया है किसी ना किसी इशू पे, और इस वक्त जो खास तौर पे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कोई इशू है जिसपे वो कॉम्प्रोमाइज मांगते हैं, वो इसराइल का कॉम्प्रोमाइज है। एक अखबार ने यहाँ तक ये बात की है कि वजीर आज़म इमरान खान और नेतन्याहू के दरमियान जो है वो मुलाकात भी कार्ड्स में मौजूद है। अब ये अल्लाह करे कि हम इतनी बदगुमान नहीं होते, अल्लाह करे कि ये सिर्फ एक गुमान ही हो और ये सिर्फ एक र्यूमर ही हो, लेकिन ये बहरहाल कार्ड्स पे मौजूद है। तो आप इस चीज से अगर मुस्तकबिल में आप कोई ऐसी खबर सुनते हैं तो ये कोई बहुत ज्यादा कोई हैरत की अचंभे की बात नहीं होगी। अच्छा मुस्तफा साहब, ये तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान दबाव में तो है कुछ हलकों की जानिब से, तो और बज़ाहिर जो इसमें इस पूरी डिबेट में जो लोग ये कहते हैं कि अगर तस्लीम कर भी ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अरब ममालिक की जानिब से भी अब तस्लीम करने का जो आगाज़ है वो हो चुका है। तो क्या पाकिस्तान तस्लीम करके हकीकतन कुछ फ़वाइद उठा सकता है, और अगर वो फ़वाइद हैं तो वो क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इससे कतई कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान को टिश्यू पेपर्स की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। पाकिस्तान की अपनी एक इम्पोर्टेंस है जो इन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ये जो दूसरे मुल्क जो है जो इस वक्त अमेरिका के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। और एक न्यूक्लियर स्टेट की तरफ से इसराइल की रिकॉग्निशन इसराइल की पुरानी तमन्ना थी। इस पे आप अगर इससे पहले मैं कई मुतअद्दिद आर्टिकल्स खास तौर पे इसराइली अखबारों के पढ़ चुका हूँ जिसमें इस ख्वाहिश का इजहार किया गया और इस पे इंसेंटिव्स भी देने की पेशकश की गई पाकिस्तान को। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में एक अवामी रद्द-ए-अमल बहुत शदीद है इस बारे में, फलस्तीनियों के बारे में, तो इसलिए वो अब तक इस पे जो है कामयाब नहीं हो सके। दूसरी जानिब एक बात और भी ध्यान रखें कि पाकिस्तान को आपने कहा कि क्या फायदा हो सकता है, पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए कि दूसरे मामलात में इस वक्त पाकिस्तान को अगर किसी ने सपोर्ट किया है सफारती सतह पे वो तुर्की है। और अगर पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के कहने पर या मुत्तहिदा अरब अमारात के कहने पर इसराइल को कोई इस तरह की रिकॉग्निशन दे देता है तो उसकी सबसे ज्यादा जो उस पे वो ताल्लुकात जो सबूताइज होंगे वो पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात सबूताइज होंगे। और इस वक्त जो ब्लॉक्स बनना चाह रहे हैं पाकिस्तान की, उसमें आफियत इसी में है कि वो जो है अपने आप को वाज़े तौर पे एक स्ट्रेट लाइन एक वाज़े तौर पे अपने पॉलिसी के खदोखाल बयान करे और इस बात का अंदाजा दे कि वो किस ग्रुप में शामिल होना चाह रहा है, किस ब्लॉक में शामिल होना चाह रहा है, क्योंकि अब ये नॉन अलाइंड सियासत नहीं रहेगी बैनुल अक़वामी सतह पे। अब आपको ब्लॉक्स का मेंबर बनना पड़ेगा, जिससे पहले के अलाइंड मूवमेंट शुरू हो गई थी आज से कुछ सालों पहले। अब आपको बाकायदा ब्लॉक्स का मेंबर बनना पड़ेगा। आप सोलो फ्लाइट करेंगे किसी भी चीज में तो उससे आपको नुकसान होगा। तो आपको तुर्की के ताल्लुकात को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो ईरान जो है उसके खिलाफ भी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इससे पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान ही होगा। यकीनी तौर पे चूंकि हमसाया मुल्क है और उस पे अगर
उसके साथ ताल्लुकात कशीदा होंगे तो पाकिस्तान के लिए उसमें ज़्यादा नुकसान है, चूँकि ऑलरेडी जो कुछ हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। थैंक यू वेरी मच सैयद मुश्तबा साहब, आप हमारे साथ शरीक रहे। मीर इकराम हुसैन साहब, आप भी हमारे साथ शरीक रहे। नाजरीन, ये था आज का सिग्नेचर टॉक, जिसमें कुछ मुख्तलिफ जो अहम इशूज़ थे उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू और प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक। और अभी अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।